नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ ले चुके हैं। उनके मंत्रिमंडल के साथियों का भी शपथ ग्रहण हो चुका है। अब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में उन सवालों के जवाब मैं और मेरे साथी देने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग में चल रहा है वो ये कि संसद की कार्यवाही कब से शुरू होगी। तो जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक 18 जून से संसद के नए सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। पहले 2 दिनों में नए सांसदों को शपथ दिलाया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति का दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, उनका अभिभाषण होगा और इसके साथ ही संसद के सत्र की शुरुआत हो जाएगी। एक दूसरी खबर जिस पे आप लोगों का बहुत ध्यान है वो ये है कि इस बार नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में कौन होगा, राहुल गांधी होंगे या कोई और होगा। तो कांग्रेस की जो कार्य समिति की बैठक हुई है उसमें तमाम बड़े नेताओं ने ये कहा है एक सुर से कि राहुल गांधी को लोकसभा में अब की नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन इस बात का राहुल गांधी को ही लेना है। अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं आई है, राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता जो कह रहे हैं अगर उसको माने तो राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो ले सकते हैं। अब इसके आगे के जो सवाल हैं उसका जवाब हमारे साथी गौरव से सुन लीजिए। शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है और सबकी निगाहें अब इस बात को लेकर हैं कि किस नेता को कौन सा विभाग मिलता है, कौन से पोर्टफोलियो पर कौन सा नेता इस बार 2024 में के लोकसभा चुनाव के बाद जो 18वीं लोकसभा बनी है उसमें कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलता है, इसको लेकर जो है कयास लगातार जारी है। अगर हम बात करें जो मोदी कैबिनेट जो तीसरी बार लगातार मोदी सरकार बनकर सामने आई है और उसमें जो सीनियरिटी के क्रम में देखें तो राजनाथ सिंह का नाम सबसे ऊपर है। राजनाथ सिंह 2014 की मोदी सरकार में गृह मंत्री थे, 2019 में वो रक्षा मंत्री बने और अमित शाह जो है वो गृह मंत्री बने थे। 2024 में एक बार फिर से ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है एक बार फिर से गृह मंत्री के कुर्सी पर राजनाथ सिंह को देखने को मिल सकता है। हालांकि फिर अमित शाह क्या करेंगे, उनके पास कौन सा पोर्टफोलियो होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा तीसरे नाम की अगर हम बात करें अमित शाह और राजनाथ सिंह के बाद तो नितिन गडकरी पिछले दोनों सरकारों में सड़क परिवहन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का काम कर रहे थे। उनके कामकाज की काफी तारीफ भी हुई थी और ये लगभग तय माना जा रहा है कि वो इस पद को एक बार फिर से रिटेन कर सकते हैं अपने मंत्रालय को। लेकिन दावेदारी चूंकि सहयोगियों की भी है, जो तीसरे बार मोदी सरकार बनकर आई है उसमें भाजपा पूर्ण बहुमत से दूर रह गई है, उसे अपने सहयोगियों पर भी निर्भर रहना पड़ रहा है। तो रेल और सड़क दो ऐसे मंत्रालय हैं जिस पर सहयोगियों की दावेदारी सबसे ज्यादा है। तीसरी अगर हम बात करें तीसरे नाम की तो शिवराज सिंह चौहान का नाम है। चौथे नाम की माफ करिएगा, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री, एक बार फिर से केंद्र में वापस आए। उससे पहले वो 5 बार सांसद रहे थे, अब 6वीं बार एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति करने के लिए वो वापस आए हैं। शिवराज सिंह चौहान को जो सबसे ज्यादा पद जिस पर नाम मंत्रालय को लेकर नाम लिया जा रहा है उनका वो है कृषि मंत्रालय। ये माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया जा सकता है क्योंकि 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तब भी मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को ऑफर दिया गया था कि आप आइए दिल्ली की राजनीति करिए और यहाँ पर मोदी सरकार में कृषि मंत्री बनिए, लेकिन तब उन्होंने ठुकरा दिया था। अब 2024 में शिवराज सिंह चौहान सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे और ये लगभग माना जा रहा है, इस तरह के कयास लगभग लगाए जा रहे हैं कि उनको कृषि मंत्रालय दिया जा सकता है या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज, इस तरह के मंत्रालय उनको दिए जा सकते हैं। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको लेकर भी काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। 2014 में वो स्वास्थ्य मंत्रालय का काम देख चुके हैं, उसके बाद 2020 में वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और अब जो है उनके पास कौन सा मंत्रालय होगा इसको लेकर भी काफी सारे कयास आ रहे हैं। चूंकि हिमाचल से जो आते हैं अनुराग ठाकुर, जो जिनके पास खेल मंत्रालय, युवा मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय था, वो उनका नाम इस बार कैबिनेट में नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय या युवा और खेल में से कोई उनको जेपी नड्डा को दिया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें सहयोगियों को तो जीतन राम मांझी को कौन सा कैबिनेट, चूंकि वो ऐसे जीतन राम मांझी सांसद हैं जो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं और उनको कैबिनेट में शामिल किया गया है, तो उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। जीतन राम मांझी को लेकर ये भी एक जानकारी दे दे कि जीतन राम मांझी जिस मुसहर समाज से आते हैं, पहली बार उस समाज का कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री बना है। तो ये एक मुझे लगता है कि यही फैक्टर देखा मोदी और जो भी बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के नेता उनने, और उनको कैबिनेट में लेकर आए हैं। उनको कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है इसको लेकर चर्चा चले, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री या फिर जो आदिवासियों से जुड़े मंत्रालय हो सकते हैं, उनको आदिवासी या दलित वर्ग से आने वाले जो
विभाग हो सकते हैं कि उनको उसमें समायोजित किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें राजीव रंजन सिंह जो जेडीयू कोटे से आते हैं, तो जेडीयू की सबसे बड़ी दावेदारी रेल मंत्रालय को लेकर है। पहले भी और कई बार मतलब इसको लेकर दावा भी किया जा चुका है, मतलब सोर्सेस के हवाले से बात आ चुकी है कि रेल मंत्रालय, चूंकि नीतीश कुमार पहले रेल मंत्री भी रह चुके हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि सरकार में जो भी, चाहे यूपीए की बात करें, कि सहयोगी पार्टियां जो रहती हैं वो रेल मंत्रालय लेने को लेकर ज्यादा उन पर जोर रहता है। इसके अलावा गिरिराज सिंह जो पशुपालन मंत्री थे, उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसको लेकर भी काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव लेबर मिनिस्टर थे, उनका क्या रोल हो सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो यूपीए में ऊर्जा मंत्री थे और इंडिया मोदी सरकार में 2020 में जब वो शामिल हुए, फिर उसके बाद उनको जो है एविएशन मिनिस्ट्री दिया गया था, उनको इस बार कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये सब ये भी जो है इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जो चिराग पासवान जो 5 की 5 सीटें जीतकर केंद्र दिल्ली पहुंचे हैं, उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा एस जयशंकर का नाम लगभग तय है कि वो विदेश मंत्रालय संभालेंगे। इसी तरीके से आईटी मिनिस्टर के तौर पर अश्विनी वैष्णव का भी नाम लगभग तय ही माना जा रहा है। ऑफिशियल घोषणा आज, चूंकि कैबिनेट की बैठक होनी है, उसके बाद ही आगे ये पता चल पाएगा कि क्या किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला, कौन सा पोर्टफोलियो मिला, उसके बारे में पता चल पाएगा। तो ये मंत्रालयों का जो बंटवारा है उसके बारे में हमने आपको बताया। आज कैबिनेट की बैठक होनी है शाम को, और इसके बाद ही इस पर मुहर लग सकती है कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल और भी है कि लोकसभा की बैठक कब होगी, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, लोकसभा अध्यक्ष कौन हो सकता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि विकास जी ने, हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि लोकसभा की जो संसद का सत्र है उसको 18 जून से बुलाया जा सकता है। आज कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, फिर उसके बाद जो कि एक तय प्रक्रिया है, उसमें राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। वो प्रोटेम स्पीकर जो है सबको शपथ दिलाते हैं, जो भी नए नवनिर्वाचित सांसद चुनकर आए हैं उनको सबको शपथ दिलाएंगे। फिर उसके बाद जो है जो सत्ता पक्ष की ओर से जो भी नाम सामने आते हैं वो उम्मीदवार होंगे। अगर विपक्ष, ऐसी स्थिति, चुनाव की स्थिति, हालांकि पूर्ण बहुमत वाली सरकार है एनडीए की, तो ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है कि कोई चुनाव हो भी सकता है। लेकिन अगर चुनाव की स्थिति आती है तो दोनों तरफ से उम्मीदवार आते हैं और फिर उसके बाद उस पर वोटिंग होती है। हालांकि अगर हम पिछले दोनों चुनाव बारों की बात करें, चाहे वो 2014 के लोकसभा हो या 2019 की लोकसभा, तो दोनों बार चुनाव की जरूरत नहीं है। 2024 में भी ये माना जा रहा है कि चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी सत्ता पक्ष से नाम तय किए जाएंगे वही स्पीकर होगा। 1999 के बाद ये पहली बार है कि जब कोई लोकसभा अध्यक्ष चुनाव जीतकर दोबारा पहुंचा है। ओम बिरला, तो ये भी वो भी एक दावेदार है। ओम बिरला जो लगातार 10 साल तक लोकसभा स्पीकर बनने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे नामों की चर्चा हो रही है। कोई किसी महिला को बनाया जा सकता है या किसी जो शेड्यूल कास्ट या ओबीसी वर्ग से आने वाली महिला या नेता को भी स्पीकर की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है, उनको चुना जा सकता है। ये कयास भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मतलब चूंकि हमने देखा है कि राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम जिस तरीके से सामने आया, तो उसी तरीके से चूंकि जो जिस तरीके से चुनाव में भी हमने देखा उत्तर प्रदेश में या विपक्षी दलों की ओर से हिस्सेदारी को लेकर, प्रतिनिधित्व देने को लेकर जिस तरीके से हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किया जाता रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए किसी अगर ओबीसी या किसी जो है महिला को या किसी दलित महिला को अगर लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुना जाता है तो उनको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी जो लोकसभा की आगे की कार्यवाही उसको लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, जिनके बारे में उपेंद्र आपको बता रहे हैं। अब आइए अगले सवाल का जवाब मैं देता हूं। सबसे बड़ा सवाल इस समय सबसे बना हुआ है कि आखिर बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जेपी नड्डा मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, तो अब नया अध्यक्ष कौन होगा। अगर 2014 के बाद से हम पैटर्न देखें तो 2014 में जब हम राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 2019 तक जब सरकार बनी तो 2020 तक अध्यक्ष रहे आपके अमित शाह। उसके बाद से जेपी नड्डा के हाथ में कमान आई। जेपी नड्डा मोदी 1.0 में स्वास्थ्य मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उसके बाद से इनके हाथ में 2020 में बीजेपी की कमान आई। उसके बाद से अब 2024 में जब चुनाव हुए हैं तो अब जेपी नड्डा मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। हालांकि इससे पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि अगर परिवर्तन हुआ, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो उसमें से 3-4 नाम बड़ा महत्वपूर्ण बताए जा रहे थे। एक, हरियाणा से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़े मनोहर लाल खट्टर, उनका नाम आ रहा था। उसके बाद भूपेंद्र यादव का नाम आ रहा था, क्योंकि अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी के भी करीबी माने जाते हैं।
लेकिन इन दोनों नामों पर विराम लग गया है क्योंकि इन्होंने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली है। अब जो 3-4 नाम जो लबलुआब बाहर सामने आ रहे हैं उसमें से एक सबसे बड़ा नाम आ रहा है विनोद तावड़े का, क्योंकि संगठन महासचिव हैं मौजूदा वक्त में और मोदी 1.0 में वो राज्य मंत्री भी थे विनोद तावड़े, लेकिन उसके बाद से उनको हटा के संगठन महासचिव बनाया गया। अब आ रहा है कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव हैं और विनोद तावड़े को हो सकता है कि ये जिम्मेदारी दे दी जाए। दूसरा जो नाम आ रहा है अनुराग ठाकुर का, कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को मोदी कैबिनेट से इसलिए हटाया गया है ताकि उनको संगठन में एक बड़े पद के तौर पे उनको लाया जाए। हिमाचल से आते हैं, चूंकि जेपी नड्डा भी हिमाचल से आते थे, तो वो जगह भरने के लिए अब चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विश्वसनीय हैं, जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है तो ये और स्मृति ईरानी दोनों आके फ्रंट फुट पर खेलते हैं। तीसरा जो नाम अभी आ रहा है स्मृति ईरानी का, कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी भले चुनाव आ रही हैं लेकिन संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी देके, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की करीबी हैं, जब 1.0 में जब हारी थी उसके बाद भी उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, 2019 में कैबिनेट मंत्री बनी। उसके बाद से अब चूंकि संगठन में जिम्मेदारी के लिए हो सकता है कि महिला किसी को आगे बढ़ा के बीजेपी एक ये करने की कोशिश करे। चौथा नाम आ रहा है राजीव चंद्रशेखर, जो त्रिवेंद्रपुरम से चुनाव हार गए हैं। कहा जा रहा है कि जो दक्षिण की तरफ बीजेपी जाने की सोच रही है, तो हो सकता है कि दक्षिण के द्वार को और साधने के लिए राजीव चंद्रशेखर को संगठन में लाया जा सके। क्योंकि राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पे कहा भी है कि अब मैं पार्टी के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी में काम करने के लिए हम इच्छुक हैं। उसके बाद से एक पांचवा नाम जो सबसे है वो है सुनील बंसल का। सुनील बंसल संगठन के लिए बड़ा मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों का उनके पास प्रभार था और अपना लोहा भी मनवा चुके हैं संगठन में। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि सुनील बंसल भी इस रेस में आ जाएं बीजेपी के अगले अध्यक्ष के लिए। हालांकि ये सारे अभी नाम कयास लगाए जा रहे हैं, जो बड़े नाम थे, जो संभावित चेहरे थे हमने बता दिया। हालांकि अब आने वाला वक्त ही बताएगा, इस महीने के अंत तक ही पता चलेगा कि आखिर बीजेपी का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।